उत्तराखंड जन आंदोलनों की धरती रहा है। पृथक छोटे पर्वतीय राज्य के रूप में उत्तराखंड का जन्म भी लंबी अवधि तक चले जन आंदोलन का ही परिणाम था। कहा जा सकता है कि जन आंदोलन मानव समुदाय की सामाजिक चेतना के गवाह भी होते हैं। आम जनमानस को जब जब यह महसूस हुआ कि सत्ता उनके बहुपक्षीय और सार्वजनिक हितों पर कुठाराघात कर रही है, तब तब उत्तराखंड की जनता ने सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलनों की रणभेरी बजाई है और बहुत कुछ बलिदान भी किया है। उत्तराखंड की जनता के लिए अपने हक हकूक और पारंपरिक हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करना अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के बराबर था। 1930 में टिहरी रियासत के रवाई क्षेत्र में एक ऐसा ही जन आंदोलन खड़ा हुआ। आज भी इस जन आंदोलन के घटनाक्रम के बारे में पढ़कर और सुनकर रूह कांप जाती है और मन विचारों के द्वंद्व से भर जाता है कि कितना संघर्ष रहा होगा उन लोगों के जीवन में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस एपिसोड में टिहरी रियासत में घटित एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा जिसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। ये तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि दोनों ही घटनाओं की विभत्सता और क्रूरता एक जैसी थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1930 के तिलाड़ी कांड के बारे में। आखिर तिलाड़ी कांड क्यों हुआ, क्या कुछ था इस कांड की पृष्ठभूमि में और किसने निभाई जनरल डायर की भूमिका, सब कुछ चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मुझे लगता है कि 30 मई 1930 के दिन की घटना पर चर्चा करने से पूर्व लगभग 130 साल पहले जाना पड़ेगा और सिलसिलेवार तरीके से समझना पड़ेगा कि तिलाड़ी कांड की विभीषिका की पटकथा कैसे लिखी गई। 1803 में गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण हुआ और 1804 में गोरखाओं से लड़ते हुए गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के मैदान में शहीद हो गए। 1815 तक गढ़वाल पर गोरखाओं ने शासन किया। 1815 में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं पर विजय प्राप्त की, लेकिन गढ़वाल राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। गढ़वाल राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को देने के बाद गढ़वाल राज्य टिहरी रियासत के रूप में तब्दील हुआ, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा था। गोरखों के निष्कासन के बाद श्रीनगर ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय बन चुका था, यानी राजा को अब अपनी राजधानी बदलनी थी। दिसंबर 1815 में टिहरी रियासत की राजधानी ओडाथली के डांडे में बसाई गई, जिसे कालांतर में नरेंद्र नगर के नाम से जाना गया। गोरखाओं पर विजय के बाद रवाई क्षेत्र को ब्रिटिश शासन ने अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन वहां का शासन कुशलतापूर्वक न चला पाने के कारण 1824 में इसे टिहरी रियासत को दे दिया। रवाई क्षेत्र का पूर्व जागीरदार गोविंद सिंह बिष्ट हुआ करता था, जो लगातार अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। वह टिहरी रियासत के हर फैसले का विरोध करता था और उन फैसलों को रवाई क्षेत्र में लागू नहीं होने देता था। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के कारण उसे टिहरी रियासत के फैसलों को मानना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1835 को एक निर्णय लिया कि सभी जागीरदार और मुआफीदार राजा के अधीन कार्य करेंगे और राजा का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। यदि राजा से जागीर प्राप्त जागीरदार राजा के आदेशों की अवहेलना करेगा तो राजा जागीरदार की जागीर वापस ले सकता है। 1848 में नरेंद्र नगर में राजभवन का निर्माण किया गया, जिसमें टिहरी रियासत की जनता से बिना मजदूरी के श्रम लिया गया, यानी बेगार कराई गई। बेगार करने वालों में से भी अधिकांश लोग रवाई क्षेत्र के ही थे। इस बेगार से भी रवाई के लोगों में असंतोष का भाव पनप रहा था। 1856 में सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ समय तक शेर शाह राजगद्दी पर बैठा, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बाद भवानी शाह को राजा बनाया गया। भवानी शाह के शासनकाल में भी राज्याधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से रवाई क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। 1850 के लगभग एक अंग्रेज शिकारी विल्सन टिहरी रियासत में पहुंचा।
उसने राजा को यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वन संपदा के व्यावसायिक दोहन के बारे में समझाया। इसी दौरान उत्तराखंड के तराई और भाबर क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने का कार्य भी प्रारंभ हुआ था। रेलवे लाइन बिछाने के लिए अत्यधिक मात्रा में लकड़ी के स्लीपर्स की आवश्यकता थी। इन स्लीपर्स के निर्माण के लिए लकड़ी की आपूर्ति टिहरी रियासत के वनों से की गई। विल्सन को टिहरी रियासत के मुख्य वनों का पट्टा दिया गया। इससे राजकोष की आय में वृद्धि तो हुई, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों के वन अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 1865 के आसपास इन वनों को लीज पर दिया गया, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए और ज्यादा अड़चनें पैदा हुई। उनकी वनों तक पहुंच को सीमित कर दिया गया। 1871 में भवानी शाह की मृत्यु के उपरांत प्रताप शाह राजा बने। वनों का व्यावसायिक महत्व अब तक स्पष्ट हो चुका था। 1885 में वनों को लीज पर देना बंद कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार की सहायता से टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कर दी गई। वन विभाग की स्थापना के साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का जीवन और अधिक दुरूह होने लगा। वनों के सर्वे का कार्य तेजी से और मनमाने ढंग से किया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीणों के हितों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। उस समय का समाज मुख्य रूप से पशुपालक और कृषक था। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था वनों पर टिकी हुई थी। ग्रामीण ही वनों का संरक्षक और उपभोक्ता था। चारा, पत्ती, इमारती लकड़ी, चूल्हे की लकड़ी, कृषि में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों के निर्माण की लकड़ी, सभी के एकमात्र स्रोत ये वन ही थे, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों के पूर्वज पीढ़ियों से संरक्षित कर रहे थे। कहा जा सकता है कि वन और यहाँ के लोगों के बीच अन्योन्याश्रितता पाई जाती थी। केवल रवाई ही नहीं, अपितु पूरी यमुना घाटी का क्षेत्र वन विभाग की स्थापना के बाद विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप तिलाड़ी के जन विद्रोह तक आते आते इस क्षेत्र में कई विद्रोह या ढंढक हुए। इसमें प्रमुख थे 1892 का रवाई कड़ाकोट का ढंढक, 1905-06 का कुंजड़ी वन ढंढक, 1920-25 का कड़ाकोट डुंगसीर का जन विद्रोह। इन सभी जन विद्रोहों या ढंढकों का संबंध टिहरी रियासत की वन नीति और स्थानीय लोगों के हक हकूक से था। हालांकि इन विद्रोहों को बातचीत और हल्के बल प्रयोग एवं राजा के हस्तक्षेप के द्वारा सुलझा लिया गया था। इन जन विद्रोहों के पैदा होने का मुख्य कारण राज कर्मचारियों का जनता के प्रति मनमाना और दमनकारी व्यवहार था, जो 1930 के तिलाड़ी कांड में खुलकर सामने आया। अब तक जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने बताया है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि तिलाड़ी कांड की पटकथा एकदम 1930 में ही नहीं लिखी गई। इस कांड की पटकथा का निर्माण कई साल पहले से होने लगा था। तिलाड़ी कांड मुख्य रूप से 1927-28 में हुई नई वन व्यवस्था का परिणाम था। इस नई वन व्यवस्था में मुनारबंदी या सीमा निर्धारण किया गया, यानी किसी गांव के लिए जंगल की निश्चित सीमा का निर्धारण किया गया और ग्रामीणों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। आज भी कई गांवों के जंगल में किसी निश्चित स्थान का नाम मुनर रखा हुआ मिलता है। तिलाड़ी कांड का तात्कालिक कारण क्या रहा और रक्तरंजित घटना को अंजाम देने में किन किन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसका चरणबद्ध वर्णन करना भी जरूरी है। जब तिलाड़ी कांड हुआ, उस समय टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह स्वास्थ्य लाभ के लिए विदेश गए हुए थे, यानी पूरी सत्ता रियासत के कर्मचारियों के हाथ में थी। इस दौरान चक्रधर जुयाल दीवान के पद पर तथा पद्मदत्त रतूड़ी डीएफओ के पद पर कार्यरत था। 1929 में डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी ने यहाँ के कृषक और पशुपालक समाज पर 12 नए कर या टैक्स लगाए। न केवल कृषि और पशुपालन, बल्कि संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं जैसे मौन, मदिरा, नृत्य, मिलन तथा चूल पर भी कर लगाए गए। मार्च 1930 में नरेंद्र शाह के विदेश जाने के बाद टिहरी रियासत की सत्ता काउंसिल के हाथों में थी। काउंसिल में दीवान चक्रधर जुयाल और हरिकृष्ण रतूड़ी विशेष महत्व रखते थे। यह भी कहा जा सकता है कि हरिकृष्ण रतूड़ी का टिहरी रियासत के समाज में चक्रधर जुयाल से अधिक लेगेसी या सकारात्मक प्रभाव था। इस बात से चक्रधर जुयाल थोड़ा हरिकृष्ण रतूड़ी से चिढ़ता भी था। जब डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी ने 12 नए कर लगाए तो रियासत की जनता ने इसका विरोध किया।
इससे पूर्व 1927-28 में जनता नई वन व्यवस्था का भी विरोध कर चुकी थी। धीरे धीरे पूरे रवाई क्षेत्र में जन विद्रोह सुलग रहा था, जिसकी भनक रियासत के कर्मचारियों को लग गई थी। 20 मई 1930 को रवाई घाटी में उत्पन्न हो रहे जन आक्रोश को दबाने के लिए एसडीएम सुरेंद्र दत्त नौटियाल और डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी ने 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया, जिन पर संदेह था कि वे इस जन आक्रोश का नेतृत्व कर रहे हैं। 4 ग्रामीणों की गिरफ्तारी की बात सुनकर अन्य ग्रामीण भी एकत्रित हुए और राड़ी टॉप स्थान पर सुरेंद्र दत्त नौटियाल और पद्मदत्त रतूड़ी का घेराव किया। ताव में आकर डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी ने पुलिस को गोली चलाने के आदेश दिए, जिसमें 2 ग्रामीण शहीद हो गए। 2 ग्रामीणों की हत्या के बाद भी रियासत के कर्मचारियों ने जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। दूसरी ओर काउंसिल के सदस्य हरिकृष्ण रतूड़ी रवाई की जनता से द्विपक्षीय संवाद स्थापित करके वहां उपजे जनाक्रोश का शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयास कर रहे थे। इससे पहले कि कोई शांतिपूर्ण हल निकल पाता, भोलानाथ पंत के नेतृत्व में 25 सशस्त्र सैनिकों को तिलाड़ी भेज दिया गया। जब यह खबर जनता तक पहुंची, तब उनका बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान से मोह भंग हो गया था। रवाई की जनता को यह विश्वास हो गया था कि शायद ही अब रियासत में उनकी बात सुनी जाएगी और उनके दुखों का निदान हो पाएगा। तब जाकर लोगों ने संगठित होना शुरू किया और रवाई क्षेत्र में बैठकों का दौर भी आरंभ किया। शायद दीवान चक्रधर जुयाल यह मन बना चुके थे कि यदि रवाई क्षेत्र में कोई ढंढक या विद्रोह उत्पन्न होता है तो वह सशस्त्र तरीके से उससे निपटेंगे। इसके लिए उसने पहले ही कूटनीतिक तरीके से तैयारी शुरू कर दी थी। उसने नैनीताल में ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट स्टाइफ से मुलाकात की और उसे अपने पक्ष में कन्विंस किया। जब दीवान चक्रधर जुयाल और डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी पॉलिटिकल एजेंट स्टाइफ को अपने पक्ष में करने में सफल हो गए तो तुरंत नरेंद्र नगर पहुंचे। जब ये दोनों नैनीताल में थे, तब भी हरिकृष्ण रतूड़ी और लाला राम प्रसाद जनता से बात करने में लगे हुए थे और जनाक्रोश के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास कर रहे थे। दीवान चक्रधर जुयाल ने नरेंद्र नगर पहुंचने के बाद शांति स्थापना के प्रयासों की समीक्षा किए बिना 26 मई 1930 को सशस्त्र सेना के साथ रवाई की ओर कूच किया। भल्डियाना नामक स्थान पर सेना की जांच हुई, जिसमें 7 सिपाही रवाई क्षेत्र के पाए गए। उन्हें वापस भेज दिया गया। 28 मई को दीवान चक्रधर जुयाल सेना के साथ राजगढ़ी पहुंचा। राजगढ़ी के निकट टटाव गांव में उस वक्त ढंढकियों या आंदोलनकारियों की बैठक चल रही थी। उन्हें जब सेना के आने की खबर मिली तो उन्होंने अफरा तफरी में गांव छोड़ दिया और तिलाड़ी के मैदान की ओर चले गए। इधर थोकदार रणजोर सिंह आंदोलनकारियों की रणनीति का खुलासा करने दीवान के पास चला गया, जो कि आंदोलनकारियों की बैठक में शामिल था। रणजोर सिंह ने चक्रधर जुयाल को यह भी बताया कि पूर्व दीवान सदानंद और पत्रकार विशंबर दत्त चंदोला का समर्थन भी आंदोलनकारियों को प्राप्त है। 2 दिन लगभग चक्रधर जुयाल रवाई क्षेत्र में रहा, लोगों को आंदोलन खत्म करने के लिए कहता रहा और साथ ही उन ग्रामीणों को पकड़ने की बात भी करता रहा जिन्होंने एसडीएम सुरेंद्र दत्त और डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी का घेराव किया था। लेकिन जिन 2 ग्रामीणों को गोली मारी गई थी, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहे गए। ढंढकियों को ढंढक खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन ढंढकी नहीं माने और निरंतर तिलाड़ी के मैदान में एकत्रित होते रहे। अंततः तिलाड़ी के मैदान में एकत्रित ढंढकियों को चेतावनी दी गई कि यदि 29 मई 1930 की शाम तक तिलाड़ी का मैदान खाली नहीं किया गया तो सैनिक कार्यवाही की जाएगी। ढंढकियों के हौसले भी बुलंद थे। उन्होंने भी तमाम अत्याचारों को सहने के बजाय सैनिक कार्यवाही का सामना करने का मन बनाकर रखा था। लोग लगातार तिलाड़ी के मैदान में इकट्ठे होते रहे। आखिरकार 30 मई 1930 का दिन आ ही गया। ढंढकियों की बैठक तिलाड़ी के मैदान में यथावत चल रही थी। मैदान के एक तरफ सेना थी और दूसरी ओर यमुना नदी अपने प्रचंड वेग से बह रही थी। लगभग दिन में तिलाड़ी मैदान के समीप स्थित पहाड़ी पर सेनाध्यक्ष नथु सिंह ने पोजीशन ली। उत्तर पूर्व की ओर स्थित ग्राम छटांग से लेकर ग्राम किसना तक तिलाड़ी के मैदान को सेना ने घेर लिया था। फायरिंग के आदेश दिए गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। तिलाड़ी के मैदान में एकत्रित ग्रामीणों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा।
ठीक वैसे ही जैसा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। 3 तरफ से गोलियां चल रही थी और एक तरफ यमुना नदी बह रही थी। कई लोग गोलियों से तिलाड़ी मैदान में ही मारे गए। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी और कुछ वहां स्थित पेड़ों से लिपट गए। कहा जाता है कि फायरिंग इतनी तेज थी कि यमुना नदी के दूसरी ओर मुर्दा ले जा रहे लोगों तक गोलियां पहुंची। नदी के पार ग्राम सुनाल्डी में चुगान कर रहे पशु और चरवाहे तक घायल हो गए। सोचिए कितना भयानक दृश्य रहा होगा वह। इस गोलीबारी में मारे गए और घायल ग्रामीणों की संख्या में अंतर देखने को मिलता है। यह था उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तिलाड़ी कांड के बाद रवाई क्षेत्र में चक्रधर जुयाल पर दुखांत गीत बने। इस विभत्स हत्याकांड के बाद तिलाड़ी कांड के बारे में आगे क्या कुछ हुआ, इसकी चर्चा फिर कभी किसी अन्य एपिसोड में करूंगा। मैंने जिन भी लेखों, पुस्तकों और वेबसाइट से इस एपिसोड के लिए अध्ययन सामग्री ली, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे YouTube चैनल नरेश ढूंढी ऑफिशियल के साथ। धन्यवाद।